आंध्र प्रदेश में हुए मुठभेड़ में हिडमा मारा गया था। उसके बाद इंतजार था कि नक्सलियों की तरफ से कोई प्रेस नोट आएगा, लेकिन आखिरकार वो प्रेस नोट आ गया। प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा गया है, इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय भैया है। संजय भैया, नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया है, इसमें किस किस बातों का उल्लेख किया गया है, उसको थोड़ा समझाइए। देखिए, लगभग हर घड़ी बड़ी घटना के बाद नक्सलियों द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि वो घटना आखिर कैसे हुई थी। क्योंकि हिड़मा देश का सबसे कुख्यात नक्सली था और नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब उसका इनकाउंटर हुआ तो सभी को इंतजार था कि आखिर नक्सल संगठन इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहता है। क्योंकि इससे पहले शहनवाज हमने देखा कि जितने मुंह उतनी बातें उतनी कहानियाँ। कुछ देर पहले मनीष कुंजाम ने भी इस मामले पे एक बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन ऐसे में नक्सल संगठन इस इनकाउंटर के बारे में क्या कुछ कहता है, इसका सब इंतजार कर रहे थे। तो फिलहाल नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। ये लेटर लिखा गया है 20 नवंबर 2025 को। इसमें नक्सल संगठन ने लिखा है कि हिड़मा विजयवाड़ा में इलाज कराने गया था, जिस दौरान फोर्स ने उसे पकड़ा। पहले उसे समर्पण कराने की कोशिश की गई। जब उसने इनकार किया तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये 2 पन्ने का प्रेस नोट है। अगर हम इसमें और आगे आप कोई सवाल ना हो तो फिर हम इसमें शब्दशः जो है बातचीत करते हैं। नहीं, देखिए, नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसमें हिडमा के शुरू से लेकर अंत तक का हर चीज का वर्णन किया है। उसे एक बार बताइए, क्या कुछ उन्होंने लिखा है हिडमा के बारे में। बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से हिड़मा क्या है पोस्टर बॉय था ना, और मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि हिड़मा पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, ग्रामीणों के लिए खौफ का पर्याय था, कुछ लोगों के लिए हीरो भी था। क्योंकि हमने देखा इसके बाद कुछ लोग ने लाल सलाम और कॉमरेड हिड़मा की तस्वीरें ला करके जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी है। लेकिन मीडिया के लिए, मीडिया संस्थानों के लिए हिड़मा सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड था। ऐसा कीवर्ड जिसे डालते ही उनकी वीडियो भागने लगते थे। यही वजह है कि हिड़मा ने अपने पूरे जीवन काल में, जब तक वो नक्सल संगठन में रहा, 2018 के बाद उसके नाम का उदय हुआ, वो बहुत बड़ा नक्सली बना, सबसे अधिक चर्चित नक्सली बना। लेकिन इस दौरान हम जैसे सैकड़ों हजारों पत्रकारों ने उसके इंटरव्यू की कोशिश की, उसमें आप भी शामिल हैं, और दक्षिण बस्तर के लगभग हर पत्रकार ने उससे मिलने की कोशिश की। लेकिन हिड़मा ने किसी भी मीडिया संस्थान को कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने कभी किसी मीडिया के साथी से, पत्रकार से 1 to 1 बैठकर बातचीत भी नहीं की। अगर कोई इस तरह का क्लेम करता है तो खैर वो अलग मसला है। तो हिड़मा ने अपने व्यक्तित्व को बहुत रहस्यमयी बना कर रखा। ऐसे में उसका जो जीवन है उसे भी लेकर उसने बहुत रहस्य बना कर रखा था। लगातार ये बताया गया कि उसकी उम्र क्या है, वो कहाँ तक पढ़ाई करा है, उसकी पत्नी के बारे में यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब नक्सलियों ने बताया है नक्सली प्रोफाइल के आधार पर हिड़मा कौन था। मैं वो बता देता हूँ। पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आ, आरोप क्या लगे हैं। आरोप ये है, मैं सेकंड पैरा में जाता हूँ सीधा। डीकेएसजेडसी के सचिव, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड हिड़मा और कुछ लोगों के साथ इलाज के लिए विजयवाड़ा शहर गए थे। इलाज होने के सिलसिले में कुछ लोगों को धोखाधड़ी के चलते इसका जानकारी पुलिस को मिल गया। केंद्रीय गृह विभाग के निर्देश में आंध्र प्रदेश एसआईबी पुलिस 15 नवंबर को इन लोगों को पकड़कर सरेंडर करवाने में नाकाम होने के बाद निर्मम हत्या करना बताया है। और उसके बाद माडर मुल्ली के जंगल में मुठभेड़ बताया गया। हथियार मिलने का और मुठभेड़ में 6 लोग के मारने का दावा सरासर सफ़ेद झूठ है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण कैडर थे और उसके लिए हम जो है सर झुकाकर उनकी विनम्रता से उन्हें नमन करते हैं, और ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। इसके अलावा जो बाकी नक्सली मारे गए, इसमें उनकी पत्नी राजी भी शामिल थी और अन्य नक्सली शामिल थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि हिड़मा के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई और सभी का एनकाउंटर कर दिया गया। तो फिलहाल पत्र में ये आरोप लगाए गए हैं। नहीं, लेकिन सर, भैया, कि जब नक्सली संगठन के लोग, बड़े नेता मारे जाते हैं तो नक्सली प्रेस नोट जारी करते हैं, उसमें लिखते हैं कि इस दिवस को बंद किया जाएगा, बंद का आह्वान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिडमा मारा गया है तो 23 तारीख को जो है प्रतिरोध दिवस मनाने की बात की है। इसको कैसा समझते हैं आप। देखिए, नक्सली अक्सर अलग अलग मौक़ों पे बंद का आह्वान करते हैं। नक्सली इससे पहले कई बार सुकमा, जिस ज़िले में आप रहते हैं और इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ तो हमने देखा है कि एक वक्त नक्सली इतने ताकतवर थे कि यदि वो बंद का आह्वान करते थे तो शहर तक बंद हो जाते, शहर की दुकानें भी बंद हो जाती थी। वो दौर भी आपको याद होगा। लेकिन अब नक्सल संगठन क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया है, फिलहाल उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी भी इलाके में बंद करा पाएँ। ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर के तौर पे उसके इनकाउंटर के विरोध में
प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। कैसे मनाएंगे इस बारे में फिलहाल तो इस लेटर में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हिड़मा की प्रोफाइल बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों हिड़मा इतना महत्वपूर्ण था और नक्सलियों के प्रोफाइल में हिड़मा कौन था, ये समझना जरूरी है। इससे दर्शक भी जो है वो समझ पाएंगे कि आखिर हिड़मा का उदय कैसे हुआ और नक्सल संगठन में इतना महत्वपूर्ण कैसे बनते गया। नक्सलियों ने लिखा है कि सुकमा के पुअर्ती गांव में वो पैदा होता है 1974 में एक आदिवासी परिवार में, यानी इस आधार पर उसकी उम्र हो गई 51 साल। कई जगह 43 साल 44 साल इसकी उम्र कोट की गई थी, लेकिन इसे समझना होगा कि उसकी उम्र 51 साल थी। बचपन में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया। उसी इलाके में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव बढ़ने के सिलसिले में संगठन के संपर्क में आया। 1997 दिसंबर में पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में भर्ती होकर 1998 आखिर तक बासागुड़ा दलम में काम किया। अब यह भी जरूरी है कि 1997 में नक्सलियों ने लिखा है कि इसने पेशेवर क्रांतिकारी यानी कि एक फुल टाइमर नक्सली के तौर पे, हार्डकोर नक्सली के तौर पे इसने संगठन को ज्वाइन किया। यानी 74 से 97 की इसकी उम्र हो गई 23 साल। यानी जब इसकी उम्र 23 साल हो गई, इसके बाद ये नक्सल संगठन में सीधे तौर पर शामिल होता है। इसके बाद 98 में ये बासागुड़ा दलम में काम करता है। 1999 में गढ़चिरौली में काम करता है, यानी कि बस्तर, दक्षिण बस्तर के इलाके से निकलकर ये जाता है गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में। उसके बाद 1 साल दंडकारण्य हथियार तैयारी विभाग में काम करता है। 2001 में एरिया कमेटी सदस्य बनकर दक्षिण बस्तर को वापस आता है। इसने हथियार बनाने के नक्सलियों का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है उसमें भी इसने 1 साल काम किया था, और यहीं से इसकी स्किल्स के बारे में नक्सल संगठन को पता चला था। ऐसे कई समर्पण करने नक्सलियों ने मुझे बताया था। 2001 में एरिया कमेटी सदस्य बन के बस्तर, दक्षिण बस्तर वापस आता है, यानी कि सुकमा बीजापुर के बॉर्डर के इलाकों में आता है। 2002 में उसूर एलओएस कमांडर के रूप में और कुछ समय कोंटा एलओएस कमांडर के रूप में काम करता है। 2005 में डिविजनल कमेटी सदस्य बन जाता है। उसके बाद कंपनी नंबर 2 में प्लाटून कमांडर के रूप में काम करता है। 2006 से 2009 तक कंपनी नंबर 3 का कमांडर और सचिव के रूप में काम करता है। दरअसल हुआ ये था कि 2006-07 के आसपास ही नक्सली अपनी कंपनी तैयार कर रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने कंपनी नंबर 3 बनाई तो उसमें हिड़मा को उसका कमांडर बनाया गया, और इसके बाद इस कंपनी ने भी काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया। ये वही साल था जब यहाँ पे बहुत बड़े हमले नक्सलियों की तरफ से होने शुरू हो गए थे। और हिड़मा इसलिए महत्वपूर्ण था धन्यवाद कि मुझे उसके साथी नक्सली ने बताया था कि हिड़मा वो पहला नक्सली था जो इस बात पे जोर देता था लगातार, भले उसका कद छोटा था, मतलब संगठन में कद छोटा था, कि हमें आईडी ब्लास्ट की जगह सीधे 1-to-1 हथियारों से लड़ाई करनी चाहिए। इससे पहले नक्सली सिर्फ और सिर्फ आईडी ब्लास्ट का सहारा लेते थे। तो ऐसे में वो ऐसा नक्सली हुआ जिसने लगातार ये बताया कि मैं गुरिल्ला वॉरफेयर में, गुरिल्ला लड़ाई में मैं काफ़ी बेहतर हूँ, मैं आमने सामने की लड़ाई भी कर सकता हूँ। इसके बाद 2006 से 2009 तक वो कंपनी कमांडर के तौर पे काम किया। 2011 में बटालियन पार्टी कमेटी सचिव की जिम्मेदारी लिया, यानी कि 2009 में बटालियन कमांडर की जिम्मेदारी निभाया। तो ये जो बटालियन बनी नक्सलियों की 2009 के आसपास, इसमें नक्सली कह रहे हैं कि 2011 में इसे पार्टी सचिव बनाया गया बटालियन का, यानी बटालियन की जिम्मेदारी इसे 2011 में मिली। ऐसे में 2010 का जो ताड़मिटला कांड होता है, इसमें अगर हम बोले कि हिड़मा सीधे तौर पे जिम्मेदार था, तो ऐसा नहीं, हिड़मा उसका हिस्सेदार था, लेकिन उस वक्त उससे बहुत बड़े बड़े नक्सली यहाँ मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से रमन्ना शामिल था। तो उस वक्त ये बहुत छोटे कैडर का नक्सली था, लेकिन फिर भी ये जो नक्सलियों की लड़ाकी टीम जो थी उसका ये मुखिया था। इस बात को नक्सली भी अपने लेटर में अब पुष्ट करते हैं। इसके अलावा 2011 में उसे DKSZC सदस्य बनाया गया, ये महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद 2020 में सचिवालय सदस्य बन गया। 2024 अगस्त में DKSZC का सेक्रेटरी बना और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए CC मेंबर प्रमोट हुआ, यानी 2024 में ही हिड़मा का कद नक्सल संगठन में बहुत ऊंचाई पे पहुंचा, उसे CC मेंबर ही बनाया गया। और जो कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उसे DKSZC का सेक्रेटरी बनाया गया है, ये 2024 में ही नक्सलियों ने कर दिया था, लेकिन क्योंकि फोर्स का दबाव बहुत ज़्यादा था, इस बात को इसलिए नक्सलियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये फिलहाल उसकी कहानी है जो नक्सलियों ने बताई है। लेकिन ठीक है, नक्सलियों ने एक प्रकार से हिड़मा के बारे में बताया, लेकिन हिड़मा की पत्नी राजे थी, टेक शंकर था, इनके बारे में जो 13 अन्य लोग हिड़मा के साथ थे जो मारे गए, उनके बारे में प्रेस नोट में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने एक बहुत छोटी लाइन में बोल दिया है कि AOB राज्य कमेटी सदस्य शंकर और उसके साथ जो कॉमरेड मारे गए,
उनको उनकी कहानी भी गलत है और उनका भी फेक इनकाउंटर हुआ है। राजे के बारे में भी एक विनम्र श्रद्धांजलि लिख दी है। कारण ये है कि हिड़मा ही वो नक्सली है जिसके बारे में चर्चा हो रही है और वो नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में बहुत ज़्यादा बाकी नक्सलियों के बारे में तो नहीं लिखा है। ये पूरा जो 2 पन्नों का लेटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिड़मा के बारे में लिखा है। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि जब इस दौरान वो लगातार हथियार चला रहा था, बटालियन को लीड कर रहा था, उसी दौरान वो मार्क्सवादी सिद्धांत का गहन अध्ययन कर रहा था। और क्योंकि वो पढ़ा लिखा कम था, सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की थी उसने, ऐसे में क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद पर बैठा था, तो वो लगातार अपने आप को पढ़ाई करके अपने आप को तैयार कर रहा था संगठन में अपने कद को बनाए रखने के लिए। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अक्सर कम पढ़े लिखे नक्सलियों का नक्सली संगठन जो है वो डिमोशन भी करता है। ऐसे में हिड़मा के लिए अपने पद को बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए लिखा है इसमें कि इसने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पढ़ाई की संगठन के बारे में। इस दौरान उसने काफ़ी कुछ जो है सीखा संगठन में रहते हुए। इसमें लिखा हुआ है, कई सर्कुलर और बुकलेट लिखकर कैडर को विकसित करने की कोशिश की हिड़मा ने। मिलिट्री क्षेत्र में विशेष अध्ययन करके जमीनी स्तर पर अमल करके अच्छा सफलता हासिल किया। अनेक मिलिट्री कार्रवाइयों को बेहतर तरीका से योजना बनाकर लागू करके उसमें सफलता हासिल किया। इन कार्रवाइयों में सैकड़ों हथियार दुश्मन से जब्त करके पीएलजी को मजबूत किया। कॉमरेड हिड़मा के नेतृत्व में बटालियन दक्षिण सब जोन इलाका में दुश्मन का सत्ता को ध्वस्त करने के बाद जनताना सरकार गठन करके काम किया था। वह जनताना सरकार बीते साल तक काम किया। कॉमरेड हिड़मा ने जनता और कैडरों का विश्वास जीत लिया। यानी कि नक्सल संगठन में जो बस्तर में उनकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, आप तो और बेहतर समझते हैं, उनके जो पीएलजी लड़ाके जो हैं उसमें 90% लड़ाके जो हैं वो बस्तर के आदिवासी हैं। ऐसे में नक्सलियों को चाहिए था एक आदिवासी चेहरा जिसे वो एक हीरो के तौर पर जनता के सामने पेश कर पाएँ। यही वजह है कि हिड़मा को लगातार वो एक ऐसे नक्सली नेता के तौर पे वो पेश करने की कोशिश करते थे जो हर लड़ाई में माहिर है, जो जिस भी लड़ाई में जाता है वहाँ फोर्स को नुकसान होता है। हालांकि ऐसा नहीं था। हिड़मा और मुझे फोर्स के कई अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसी जगह भी हुई इनकाउंटर हुए जहाँ हिड़मा मौजूद था, जहाँ नक्सल संगठन को नुकसान पहुँचा, लेकिन नक्सलियों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। यानी कि हिड़मा के नेतृत्व में भी कई उनके हमले विफल हुए, लेकिन उन्होंने किस हमलों को ग्लोरीफाई किया जहां जवानों को नुकसान हुआ था। यही वजह है कि हमें ये लगा हिड़मा ही सबसे कुख्यात नक्सली और हिड़मा ही जो है वो सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिलहाल तो एक इनकाउंटर में मारा गया है। इसके बाद भी कुछ कहानियां हैं, क्योंकि आप तो मनीष कुंजाम जी से मिल के आ रहे हैं, तो वो कहानी आप भी बताइए। नहीं देखिए, वो तो मनीष कुंजाम जी का आरोप है, उससे भी हम देव जी और मनीष कुंजाम को जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप मुठभेड़ की बात कर रहे थे, जिस मुठभेड़ में हिड़मा शामिल होता था। कल हम जब हिड़मा का शव देख रहे थे तो उसके बॉडी पे कई सारे बुलेट्स के निशान थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि हम जब गिने तो 11 निशान था। मैं वहीं खड़ के उस चीज़ को गिन रहा था, हाथ लगाकर भी मैंने उसे महसूस किया, पुराने घाव थे। तो ऐसा भी है कि कई मुठभेड़ों में हिड़मा था, उसे गोली लगा लेकिन बाल बाल बच जाता था और आखिरकार जो है 18 नवंबर को हुए मुठभेड़ में मारा गया। इसको कैसे देखते हैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिड़मा के 100 को जितने करीब से आपने देखा, उतना हम तो देख ही नहीं पाए, हम लेट पहुंचे थे काफ़ी वहाँ पर। तो आपने वो करीब से देखा, वो तस्वीरें भी आपने दिखाई। हालांकि क्योंकि 100 की तस्वीरें, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो शरीर पे बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था, तो वो तस्वीर हम हो सकता है आपको ना दिखा पाएँ इसमें। जब ये तस्वीर चल रही होगी वीडियो में तब काफ़ी वो ब्लर होगी, लेकिन हाँ, उस तस्वीर में हिड़मा के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। आपने बताया कि छूकर आपने उसे देखा तो निशान पुराने थे। मैंने इस तस्वीर को कुछ जानकारों को भेजा, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा, कुछ डॉक्टर्स को भेजा जो आमतौर पे पोस्टमार्टम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये छोटे छर्रों के निशान थे। जब कई बार 12 बोर जैसी बंदूकों से फायर किया जाता है तो उससे जो छर्रे निकलते हैं वो उसके शरीर में कई जगह घुसे हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इनकाउंटर के दौरान हिड़मा घायल हुआ हो। लेकिन जो मैंने बताया कि नक्सल संगठन ही चाहता था कि हिड़मा को किसी अजय योद्धा की तरह पेश किया जाए। यही वजह है कि हिड़मा के घायल होने की, हिड़मा के हारने की, किसी भी लड़ाई में हिड़मा के लोगों के मारे जाने की कभी भी किसी घटना को नक्सल संगठन ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें एक ऐसा आदिवासी चेहरा चाहिए था जिसे वो किसी हीरो की तरह पेश कर पाएँ, जिसे वो बता पाएँ कि ये अजय योद्धा है। और देखिए, इसी बात को ये लोग आगे ही लिखते हैं। हिड़मा को ये लोग कई बड़े जो हमारे बहुत ही सम्मानीय
ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं या बहुत महत्वपूर्ण जनजातीय नेता हैं, उनसे ये कंपेयर करते हैं। वो क्या लिखते हैं कि हिड़मा का स्थान अचल है। वो गोदी मीडिया, सरकारी बुद्धिजीवियों, पत्रकारों आम बात को है। आम बात है। हमें गोदी मीडिया कहना, हमें नक्सल मीडिया कहना, ये सब अब तो आम बात है। उन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया, सरकारी बुद्धिजीवी और बाकी लोगों ने हिड़मा को एक खलनायक के तौर पे पेश किया है। अब भाई 150 नक्सली जवानों की हत्या का आपके ऊपर सीधा आरोप है, आप भी कह रहे हैं, तो जब कोई हत्या करेगा तो आप तो खलनायक बन ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि हिड़मा का स्थान आज भी अचल है। वो भगत सिंह, कोमरम भीम, गुंडाधुर, गेंद सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे कॉमरेड हिड़मा का नाम भी भारत की क्रांतिकारी आंदोलन में एक प्रमुख स्थान में रह जाएगा। अब सोचिए, भगत सिंह, कोमरम भीम, गुंडाधुर, गेंद सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू वही व्यक्ति, वही फ्रीडम फाइटर जिनके नाम पे बना जिले में उसी हिड़मा का इनकाउंटर हो जाता है। तो फिलहाल उन नक्सलियों ने उनसे कंपेयर किया है। हालांकि ठीक है, ये नक्सली अक्सर करते हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, क्रांतिकारियों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो आरोप इसको लेकर सियासत एक तरफ शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय जो सदस्य हैं, उन्होंने इसको लेके टिप्पणी किया, जिसको लेके विजय शर्मा ने भी बयान दिया। लेकिन आज जब सुकमा के नेता जो है मनीष कुंजाम, जो बस्तरिया राज मोर्चा के मेंबर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रह चुके हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया। आपको उसे पहले सुनना चाहिए था, देखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हिड़मा का बड़ी बलि जो है वो दिया गया है, उसका बलि चढ़ाया गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो देवजी है। देवजी ने उसे बहला फुसलाकर आंध्रा ले गया और आंध्रा ले जाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देवजी और हिड़मा के बीच में जो संबंध थे, जो उनके बीच में उनके संगठन को लेकर एक एकत्रित हुए थे, उसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, आपने दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों का नाम लिया, मुझे लगता है कि वो इररिलेवेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वहाँ से वो नक्सल संगठन को नहीं समझ पाते। लेकिन मनीष कुंजाम अगर कोई बात कहते हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बस्तर में रहते हुए, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पूर्व विधायक वो रह चुके हैं इस इलाके में, वो कम्युनिस्ट बड़े नेता रह चुके हैं। अब वो कौन सी पार्टी बनाई उन्होंने? बस्तरिया राज मोर्चा उन्होंने बनाई है, और बहुत करीब से समझते हैं वो नक्सल संगठन को। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है देवजी यानी कि ठिप्परी तिरुपति, जो कि नक्सल संगठन का फिलहाल प्रमुख है, नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है, उसी ने पहली बार पीएलजीए फॉर्मेशन किया, उसी ने पहली बार कंपनीज बनाई, उसी ने पहली बार बटालियन बनाई, जिसने मतलब हिड़मा के हाथ में बंदूक पकड़ाई। यानी अगर आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि अगर हिड़मा का कोई बड़ा भाई है संगठन में तो वो देवजी ही है। देवजी पर ही आरोप लगा है कि देवजी ने अपनी जान बचाने के लिए हिड़मा और उसके बाकी साथियों की बलि चढ़ा दी। मनीष कुंजाम ने कहा है कि देवजी बहला फुसलाकर हिड़मा और उसके साथियों को, जिसमें देखिए हम तो क्या बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि हिड़मा का आवामंडल इतना अधिक था कि हमने हिड़मा के बारे में इतनी बात की, उसके साथ जो नक्सली मारे गए, उसके अलावा 50 नक्सली गिरफ्तार हो गए। 50 के 50 नक्सली बस्तर के रहने वाले हैं, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के रहने वाले, उनके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो 50 नक्सली उसी दिन, जिस दिन हिड़मा का इनकाउंटर होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं। कहाँ से? विजयवाड़ा, जो कि आंध्र की राजधानी है, उसके कृष्णा जिले से। हाँ, कृष्णा जिला वो है और विजयवाड़ा के आसपास को इलाका है, वहाँ से गिरफ्तारी होती है ऑटो नगर से 28 नक्सलियों की। इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मनीष कुंजाम ने पूछा कि आखिर हिड़मा अपने सुरक्षित हाइड आउट को छोड़ के, यानी कि बीजापुर तेलंगाना के अपने सुरक्षित हिस्से को छोड़कर, आखिर वो क्यों गया था आंध्र प्रदेश? उसके 50 साथी क्यों गए थे और जो 13 मर गए, यानी कुल 63 लोग वहाँ क्यों गए थे, और जाते ही उनका इनकाउंटर हो जाते और गिरफ्तार हो जाते? तो उसने, मनीष कुंजाम ने कहा है कि देवजी इन्हें बहला फुसला कर ले गया था। देवजी ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी हासिल करने के लिए, कि सरकार उस पर अगर वो समर्पण करता है या फिर जो भी कुछ होता है उसके साथ, उसे वो बेहतर बनाने के लिए उसने हिड़मा की बलि चढ़वा दी और बाकी नक्सलियों को गिरफ्तार करा दिया। बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये जो लेटर सामने आया है, ये भी समझिए इनका कनेक्शन देखिए, बहुत बैक टू बैक आधे घंटे में दोनों चीज़ हुई है। मनीष कुंजाम की पीसी हुई और ये लेटर मीडिया के सामने आया। मनीष कुंजाम ने सीधा आरोप किसके ऊपर लगाया? देवजी के ऊपर, जो फिलहाल नक्सल संगठन का प्रमुख है। इस लेटर में जो एक एक शब्द लिखे हैं वो देवजी के लिखे हुए शब्द हैं, क्योंकि
देवजी महासचिव के तौर पर, नक्सल संगठन के प्रमुख के तौर पर वही ये बताएगा कि हमें किसी लेटर में क्या कुछ लिखना है। ऐसे में अगर हम ये माने कि मनीष कुंजाम के आरोप सही हैं, तो देवजी जरूर ये चाहेगा कि हम इस पूरे मामले को, या मीडिया इस पूरे मामले को, या जनता इस पूरे मामले को ये समझे कि यहाँ तो पुलिस ने ही फर्जी एनकाउंटर किया है, ताकि उसकी इज्जत जो है या उसका नाम जो है वो बचा रहे। क्योंकि अभी भी संगठन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हिड़मा को ही अपना नेता मानते, हीरो मानते हैं। ऐसे में अगर ये आरोप बिल्कुल कहीं से सही हुए कि देवजी की वजह से हिड़मा की बलि चढ़ गई, तो देवजी की भी बलि चढ़ना तय हो जाएगा और नक्सल संगठन के लड़ाके उसे मार देंगे। हिड़मा की फैन फॉलोइंग बस्तर में इतनी अधिक है, और ये भी समझना जरूरी है कि हिड़मा की सुरक्षा में तैनात जो नक्सली होंगे वो भी बस्तर के ही रहने वाले होंगे, क्योंकि बस्तर ने ही नक्सलियों को उनका आर्म्ड कैडर दिया था। यही वजह है कि देश के किसी हिस्से में अगर इनकाउंटर होता है तो वहाँ बड़े नक्सली के साथ मारे जाने वाले जो उसके गनमैन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं बस्तर के। तो ये एक बड़ा आरोप है जो मनीष कुंजाम ने लगाया है। हालांकि ये उन सैकड़ों आरोपों की तरह है जिसकी कभी कोई सच्चाई नहीं आती। अब इस पूरे मामले में नक्सल लेटर तो कुछ भी कहे, मनीष कुंजाम जी कुछ भी कहें, लेकिन सच तो वही माना जाएगा। सरकार उसी बात को सच मानेगी जो पुलिस ने कहा। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि हिड़मा अपने साथियों के साथ एक सुरक्षित स्थान की तलाश में अलूरी ज़िले में आया था, वहाँ उसके इनकाउंटर हो गया और उसके बाकी साथी कहीं छुपे हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये पुलिस की कहानी है। अब इसके बाद तो बाकी एक आखिरी सवाल ये भी है कि लगातार खबरें चल रही थी कि देवजी पहले जो है उसको गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद एक खबर चली कि देवजी मारा गया। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर देवजी गिरफ्तार होता है या मारा जाता है तो उसका कनेक्शन जो है हिड़मा के साथ कैसा? देखिए, देवजी, इसलिए हिड़मा और देवजी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। जब नंबला केशव राव उर्फ बसवराजू का जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद नक्सल संगठन दो गुटों में बढ़ गया। पहला गुट था सोनू का, सोनू तारे ने वेणुगोपाल राव, जिन्होंने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में समर्पण किया। सोनू का गुट चाहता था कि नक्सल संगठन हथियार छोड़ दे और मुख्यधारा में वापिस लौट आए, लेकिन देवजी गुट चाहता था कि नहीं, हम हथियार में लड़ाई को जारी रखें। यही वजह है कि सोनू को नक्सल संगठन ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। सोनू अपने 270 साथियों के साथ, जिसमें रुपेश दादा भी शामिल हैं, गढ़चिरौली और बस्तर में समर्पण कर देता है। लेकिन देवजी का गुट कहता है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। देवजी इतनी बड़ी चुनौती सरकार को इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके पास हिड़मा जैसा कमांडर था, जिसके पास बटालियन नंबर 1 थी। यानी कि नक्सलियों का जो पूरा आर्म्ड कैडर है, जो इनके हथियारबंद जो लड़ाके हैं, उन्हें लीड करता था हिड़मा। हिड़मा एक बहुत मजबूत कमांडर के तौर पे माना जाता था, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में देवजी का ये दावा जो था, उसके पीछे इकलौता कारण था हिड़मा। लेकिन जब हिड़मा मारा गया तो सब ने ये सोचा कि ये आखिर कैसे हो गया। अचानक जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे छुपा हुआ नक्सली था, वो आंध्रा कैसे पहुंच गया। और यही वजह है कि यहाँ से ये सारी जो थ्योरीज हैं ये निकल के सामने आई कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हो गया, जिस पे आज आरोप मनीष कुंजाम ने लगाया। नक्सल संगठन ने कहा कि वो इलाज करने गया था, विजयवाड़ा क्यों गया था, यही बड़ा सवाल है कि भाई इलाज के ना विजयवाड़ा क्यों गए। और आपने उसके शरीर को देखा, हिड़मा बड़ा हष्ट पुष्ट था ना। मौत के बाद भी जो उसकी बॉडी सामने आई तो बड़ा फिट नज़र आ रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था, अच्छा उम्र भी भली उसकी उम्र 51 साल है, लेकिन क्योंकि आदिवासियों में वैसी भी उम्र जो है थोड़ी धीरे बढ़ती है, लगता है ऐसा, वो बहुत लंबे समय तक फिट रहते हैं। तो उसकी उम्र लगभग 40, 42, 43 साल की ही लगती थी। इसलिए शायद जो पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, हाँ, 43 साल हो गया। फिर बाद में पुलिस ने इसका करेक्शन भी किया, उसे फिर 50 साल किया। अब नक्सलियों ने उसे 51 साल करके करेक्ट किया है। तो फिलहाल जो पूरा नक्सल संगठन है उसकी धुरी बना हुआ था हिड़मा, क्योंकि उसके पास थी बटालियन। अब जब हिड़मा मारा गया, बटालियन का मनोबल टूट जाएगा। बटालियन हो सकता है कुछ देर में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सरेंडर कर दे। ऐसे में देवजी अब कहाँ जाएगा? देवजी इसके दम पे बात करता था, अभी लेटर लिख रहा है वो कि लड़ाई जारी रखेगी, प्रतिरोध दिवस बनाएंगे। तो आखिर इनका क्या होगा? ये लोग बिना लड़ाकों के तो जिंदा रह नहीं सकते, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इनका आधार क्षेत्र बस्तर जो है वहाँ तो यही नक्सली इन्हें जिंदा रखते हैं। तो ऐसे में ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है। फिलहाल मैंने जो कहा कि जो पुलिस ने कहानी बताई वो उसे हम ऑफिशियल मान के चल रहे हैं। बाकी ये कहानियाँ जो हैं ये आरोप हैं। इन आरोपों पर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई खंडन आता है या इसकी पुष्टि होती है। तो ये वो उन सैकड़ों आरोपों में शामिल हो जाते हैं जो इससे पहले भी लगते आए हैं। धन्यवाद। लेकिन देखिए, एक तरफ जो है करेगुट्टा में जवानों का
एक बड़ा समूह है, वहाँ पे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, वहाँ पे बैठकें चल रही है, लेकिन कब हिडमा उस करेगुट्टा की पहाड़ी से निकल के आंध्र प्रदेश पहुंचा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष कुंजाम ने सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि जो बस्तर के लड़ाके हैं, मतलब बस्तर के जो नक्सली थे, यहाँ के आदिवासी नक्सली, वो केवल इस्तेमाल होते थे। उनका जो मेन लीडर था वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग थे। वो अब जो है एक तरफ वो आत्मसमर्पण करते हैं, वो जिंदा है, लेकिन बस्तर के जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, इस आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आरोप तो शुरुआत से ही लगते आए हैं कि देश के किसी हिस्से में अगर कोई नक्सली मारा जाता है तो उसमें बस्तर का नक्सली क्यों होता है, बस्तर का आदिवासी क्यों होता है। जो नक्सल संगठन चलता है तेलंगाना से, आखिर वहाँ के लोग क्यों कुछ समय बाद जब उनकी उम्र हो जाती है, बीमारी का बहाना बनाकर या किसी और बहाने से वो लोग समर्पण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी तो मारा ही जाता है। यहाँ आदिवासी सबसे बड़ा नेता जो था हिड़मा, वो मारा गया। ऐसे में ये सवाल बहुत रिलेवेंट हो जाता है कि आखिर ये लड़ाई जो चल रही है, इसमें आखिर पिस कौन रहा है। पिसने वाला बस्तर का आदिवासी ही है। यही वजह है कि हिड़मा अपने साथियों के साथ इतनी बड़ी संख्या में अपने सबसे सुरक्षित इलाके को छोड़कर बाहर क्यों निकला, निकलते ही वो उसका इनकाउंटर कैसे हो गया और उसके साथ ही गिरफ्तार कैसे हो गए, ये सारे सवाल जो है ये उठ खड़े हुए। और इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो फिलहाल हर जगह मीडिया के, हमारे तो काम ही चर्चा करना, हम चर्चा कर रहे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है, शहनवाज, जब भी हम बैठे हुए थे, हम कहीं बैठे थे, बात कर रहे थे, बगल में 4 युवा बैठे थे। मुझे नहीं लगता उनका मीडिया से, पुलिस से किसी तरह कोई नाता होगा, लेकिन उनके जबान में हिड़मा था। सब ये पूछ रहे हैं हिड़मा का इनकाउंटर कैसे हो गया, क्या वो सरेंडर करने गया था। ये सवाल जो है अब चर्चित हो गया कि हिड़मा आखिर मारा कैसे गया। चर्चा में है। हिड़मा मरने से पहले भी चर्चा में रहा, मरने के बाद भी मुझे लगता है वो एक ऐसा नाम है जो लगातार ट्रेंड कर रहा है। ये कीवर्ड मैं जो कह रहा था कि हिड़मा के खात्मे के साथ एक कीवर्ड खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि हिड़मा भले ही मर गया, लेकिन उसके नाम का कीवर्ड अभी भी जिंदा है। तो अभी भी जब ये वीडियो डलेगा तो इसमें हम लिखेंगे हिड़मा, हैशटैग हिड़मा, ताकि वो लोग तक ज़्यादा पहुँचे। फिलहाल हिड़मा मीडिया संस्थानों के लिए एक कीवर्ड है। इससे जुड़े जितने भी इस तरह के विवाद सामने आते रहेंगे, उसकी मौत के बाद भी वो कीवर्ड चलते रहेगा। लेकिन हाँ, हिड़मा जब मरा, अपने पीछे एक माँ छोड़ के गया है, एक परिवार छोड़ के गया है, और बहुत सारे सवाल छोड़ के गया है। ऐसे लड़ाके छोड़ के गया है, सैकड़ों लड़ाके जो हथियार लेकर, बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं। अब उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो उन्हें ये बताए कि आप क्या करेंगे। ऐसे में उन लड़कों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है। मनीष कुंजाम ने ये भी कहा कि अब ये जो लड़ाके हैं, ये जो नक्सली हैं, ये आंध्र या तेलंगाना ना जाएं, ये छत्तीसगढ़ में ही समर्पण कर दें, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो हो सकता है इस तरह का इनकाउंटर आपका भी हो जाए। तो फिलहाल सभी की चिंता ये है कि बस्तर में शांति आए और ये जो लोग हैं, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है, ये इनकाउंटर हो जाता है, तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं हिड़मा मर गया तो आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं। चिंता इस बात की कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इनकाउंटर होंगे, अगर इस इनकाउंटर में कहीं भी कोई संदेह होगा, तो जो नक्सली अभी भी सरेंडर का मन बनाकर बैठे होंगे, वो वापस जंगलों से नहीं निकलेंगे, वो जंगलों के अंदर ही रहेंगे। या तो मारे जाएंगे या फिर मरने से पहले वो वारदात करेंगे। देखिए, आखिर आशीष शर्मा जी का स्वर्गवास शहादत तो हो ही गई। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की बात इसलिए हम करते हैं कि अगर समर्पण की कोई राह है तो वो राह आसान बने, उसमें दोनों ओर से विश्वास बने, और जैसा सोनू दादा और रुपेश दादा के साथ हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने आसानी से समर्पण कर लिया और आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही मौका बाकी नक्सलियों को ही मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो नुकसान तो दोनों ओर से होता ही है। जी देखिए, बिल्कुल चर्चाएं तो हो रही थी, लेकिन हिड़मा मारा गया, ये भी सत्य है। और हिड़मा के बाद जो है कई सारे अध्याय के पन्ने चलते रहेंगे, ना जाने अध्याय कब खत्म होगा। लेकिन बस्तर के जंगलों में अभी भी हिड़मा के जो साथी हैं, देवा, इर्रा, इनके जो बटालियन के सदस्य हैं वो बचे हुए हैं। उनको भी जल्द से जल्द जो है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, उनको हथियार छोड़ के समाज के बीच आना चाहिए। इसके लिए मनीष कुंजाम ने भी एक पहल की है। उन्होंने कहा कि अब आपको आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप आइए सुकमा में आत्मसमर्पण करिए। तो ये देखने वाली बात है कि ये जो सदस्य हैं नक्सली के, ये कब तक
समर्पण करेंगे और कब नक्सलवाद का जो चैप्टर है बस्तर से समाप्त हो जाएगा। आज के चर्चा में हमारे साथ संजय ठाकुर भैया थे और मैं विस्तार न्यूज़ से शहनवाज खान था और आपको लगातार आज जो नक्सली की ओर से जो विज्ञप्ति जारी हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे थे।